जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई लिखाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम हिंदी पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत मैंने आपको हिंदी के कई चैप्टर ऑलरेडी करा दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, जिसका नाम है लिंग। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो लिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली लिंग होता क्या है, इसकी परिभाषा देख लीजिए। यहाँ पर वे शब्द जो किसी पुरुष या स्त्री का बोध कराए उनको लिंग कहते हैं। ठीक है, आपने अंग्रेजी में भी सुना होगा कि फीमेल और मेल, ये दो वर्ड आपने सुने होंगे। बेसिकली जो लिंग होते हैं वो मेल और फीमेल के बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, तो बस यही हमको यहाँ पर हिंदी में देखना है। हिंदी में जो आपके लिंग होते हैं वो दो होते हैं, एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। ठीक है, अब देखिए, वे शब्द जो किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध करे उनको लिंग कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब देखिए, जो लिंग होते हैं इनको पहचानने के लिए कुछ इनकी पहचान बनाई गई है। देखते हैं क्या होती है पहचान। देखिए, लिंग की पहचान के सामान्यतः तीन तरीके हैं। यानी अगर लिंग को आपको पहचानना है तो उसके आपको तीन तरीके बताए गए हैं। उन तरीकों के द्वारा आप ये पता कर सकते हैं कि दिया गए शब्द में स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, तो आइए उन तीन तरीकों को यहाँ पर जानते हैं कि किन तरीके से आप लिंग की पहचान कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक हो जाता है आपका सर्वनाम के द्वारा। यानी आप शब्दों के पहले सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर लेंगे ना, तो आप पता लगा सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आप दूसरा है विशेषण के द्वारा। आप विशेषण के द्वारा भी पता लगा सकते हैं और क्रिया के द्वारा भी यहाँ पर पता लगा सकते हैं। इन तीन तरीकों से आप लिंग की पहचान कर सकते हैं कि कोई दिया गया शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। आइए देखते हैं कि कैसे। सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं, ये देखिए, मेरा और मेरी। और विशेषण शब्द होता है पतला पतली, कुछ भी लगा सकते हैं। ये बस बस मैंने आपको यहाँ पर समझाने के लिए लिखे हैं। आप कोई सभी सर्वनाम या कोई भी विशेषण या फिर कोई भी क्रिया लगाकर इनको यहाँ पर पहचान सकते हैं। कैसे पहचानेंगे, आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं तो हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यह है मेरी पुस्तक है। अब देखिए यहाँ पर पुस्तक जो है ये कौन सा लिंग है, इसमें पुस्तक जो है वो स्त्रीलिंग है, अब पुल्लिंग है। तो इसका कैसे पता लगाएंगे? तो देखिए, इससे पहले हमने यहाँ पर ये सर्वनाम शब्द लगा दिया, यह है मेरी पुस्तक है। अब इस सर्वनाम शब्द से आपको मालूम पड़ गया कि जो पुस्तक है ना वो स्त्रीलिंग है, क्योंकि स्त्रीलिंग के लिए यहाँ पर मेरी का प्रयोग होता है। लेकिन अगर यहाँ पर पुल्लिंग होता तो हम यहाँ पर बोलते यह मेरा बक्सा है या कुछ भी बोल देते। ठीक है, तो देखिए, जब पुस्तक हमारी स्त्रीलिंग है तो जो हमारा जो सर्वनाम शब्द इससे पहले हमने यूज किया है वो स्त्रीलिंग का यूज किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको पहचान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये फोन, फोन जो है वो स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, इसका कैसे पता लगाएंगे? हमने यहाँ पर देखिए, वह मेरा फोन, फोन से पहले हमने सर्वनाम शब्द लगा दिया, नहीं लगा दिया। अब इसको कैसे बोलते हैं कि मेरा फोन, ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि मेरी फोन, मेरी फोन थोड़ी बोला जाता है। तो देखिए, यहाँ पर आप सर्वनाम शब्द के द्वारा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान कर रहे हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। एक दूसरा यहाँ पर देखिए, विशेषण के द्वारा। विशेषण के द्वारा कैसे पहचानेंगे? जैसे कि ये पतला पतली है। ठीक है, अब देखिए, ये इसमें एक शब्द दिया गया है चादर। चादर आपकी स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है? तो आप बोलकर देखिए, चादर स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? तो आप इसके पहले ना विशेषण शब्दों का प्रयोग करके देखिए। तो देखिए, पतली चादर, भाई पतली जो है ये एक विशेषण शब्द है। और देखिए, इससे पहले हमने इसको लगा दिया पतली चादर। तो चादर कैसी है कि पतली है, तो हमने यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया है, नहीं भाई, पतली चादर। तो इससे हमको ये मालूम चल गया कि जो चादर है वो हमारी स्त्रीलिंग है। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि पतला चादर। ठीक है, ऐसा पतला चादर बोलेंगे तो आपको अजीब सा नहीं लगेगा? तो यहाँ पर देखिए, पतली चादर विशेषण के द्वारा हमने इसका पता लगा लिया कि ये स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, हाथी। अब हाथी यहाँ पर जो लिखा गया है ये स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, कैसे पता लगाएंगे? जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया पतला हाथी। अब हाथी को पतला बता रहे हैं तो हम पतला हाथी ऐसे ही तो लिखेंगे, क्योंकि हाथी यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर लिखते पतली हाथी तो कुछ अजीब ही नहीं लगता बोलने में। तो इसलिए यहाँ पर आप विशेषण शब्दों के द्वारा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचान सकते हैं। ठीक है, पतला हाथी या फिर पतली हथीनी ऐसे होता। तो आप इस तरीके से
इनको यहाँ पर लगाकर देख सकते हैं और इनकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्रिया शब्द के द्वारा भी इसको पहचान सकते हैं, जैसे कि रहा है, रही है। ये क्रिया शब्द जो होते हैं ना, इनके द्वारा भी हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पर सीमा बाजार जा रही है। जो सीमा है ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, कैसे पता चलेंगे? सीमा बाजार जा रही है, तो देखिए रही है, ये रही है स्त्री के लिए ही तो यहाँ पर प्रयोग हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई पुल्लिंग शब्द होता, जैसे कि राहुल बाजार जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाता? जा रहा है हो जाता, नहीं तो हो जाता पुल्लिंग। तो यानी कि क्रिया शब्दों के द्वारा भी हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान कर सकते हैं। एक और उदाहरण यहाँ पर देखिए, वह स्कूल जा रहा है। अब देखिए जो वह है ये अपने आप में पुल्लिंग शब्द है, और जब ये पुल्लिंग शब्द है तो यहाँ पर क्रिया भी हमारी पुल्लिंग हो जाएगी, रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिंग की पहचान कर सकते हैं सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से और क्रिया शब्दों से। ठीक है, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द आपको दिए गए शब्द के पहले लगाकर देख लेना है कि ये जो शब्द दिया गया है हमारा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, इस तरीके से आप वाक्य प्रयोग करके इनको पहचान सकते हैं। उम्मीद है कंसेप्ट आपके समझ में आया होगा। आइए अब देखते हैं कि लिंग के जो भेद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए लिंग के जो भेद होते हैं वो बेसिकली दो भेद होते हैं, एक स्त्रीलिंग होता है और एक पुल्लिंग होता है। ठीक है, आपकी हिंदी में बस दो ही यहाँ पर लिंग बताए गए हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, इसके अलावा और नहीं आपको यहाँ पर जाना है, बस ये ध्यान रखने हैं। अब देखते हैं पुल्लिंग के बारे में। पुल्लिंग किसको कहेंगे? जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उनको पुल्लिंग शब्द कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों के द्वारा पुरुष जाति का बोध होगा, यानी जो पुरुष का बोध कराएंगे नहीं, उनको यहाँ पर पुल्लिंग शब्द कहेंगे। कैसे कैसे शब्द होते हैं पुल्लिंग, देखिए जैसे कि यहाँ पर ये देखिए घर, घर जो है वो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, कैसे पता लगाएंगे? सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके देखो, मेरा घर, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि मेरी घर, स्त्रीलिंग के लिए मेरी यूज होगा, लेकिन पुल्लिंग है तो हम बोलेंगे मेरा घर। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको सर्वनाम शब्दों को लगाकर देखिए, विशेषण शब्दों को लगाकर देखिए, क्रिया शब्दों का प्रयोग करके देखिए, तो आपको जो बिल्कुल सटीकता होती है ना वो लगाकर आप इसका जवाब निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बुढ़ापा, आपका बुढ़ापा, मेरा बुढ़ापा, ऐसे तो नहीं बोलेंगे मेरी बुढ़ापी, मेरी बुढ़ापा, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। तो इसलिए यहाँ पर आपका बुढ़ापा, ये देखिए यहाँ पर विशेषण शब्द, क्रिया शब्द या फिर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया, जैसे कि खाना, ये मेरा खाना है, ये मेरा खाना, मेरा तो मेरी नहीं मेरा, तो इसका मतलब ये भी पुल्लिंग शब्द है। जैसे कि काला, यह आदमी काला है, यह औरत काला है, ऐसे थोड़े बोलेंगे यह औरत काली है बोलते, फिर तो अगर स्त्रीलिंग होता, लेकिन पुल्लिंग है तो कैसे बोलेंगे? यह आदमी काला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको यहाँ पर देख सकते हैं, पुल्लिंग शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराए वे पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उनको स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर चादर, मेरी चादर, नमकीन, अच्छी नमकीन, मूंगफली, मेरी मूंगफली। ठीक है, इस तरीके से आप इनके पहले सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया शब्द लगाकर पता कर सकते हैं। ठीक है, तो लिंग के कितने भेद है? दो भेद है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जो स्त्री जाति का बोध कराए वे स्त्रीलिंग, जो पुरुष जाति का बोध कराए वे पुल्लिंग। ठीक है, आइए अब देखते हैं यहाँ पर पुल्लिंग शब्दों की पहचान करने के कुछ नियम दिए गए हैं। इन नियमों को आपको बहुत ध्यान से और अपने माइंड में सेट करके सुनना है, समझना है और देखना है, क्योंकि इन नियमों से ही आप यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों का यहाँ पर पता लगा सकते हैं। आपके जो एग्जाम में आएंगे ना, वो इन नियमों में से निकाल कर ही प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जिससे आप कंफ्यूज किया जाएगा, आपको प्रश्न देगा। तो इनको अगर आप ध्यान रखोगे ना नियमों को, तो आप बहुत अच्छे से इनको कर ले जाओगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं एक एक करके पुल्लिंग शब्दों की पहचान के नियम। अब देखिए नियम नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले। तो नियम नंबर 1 क्या कहता है? जिन भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में, यानी ऐसी भाववाचक संज्ञा शब्द मिलेंगे जिनके अंत में या तो आ प्रत्यय जुड़ा हुआ हो, या फिर आओ प्रत्यय जुड़ा हुआ हो, या फिर पा प्रत्यय जुड़ा हुआ हो, या पन प्रत्यय जुड़ा हुआ हो, या फिर ना प्रत्यय जुड़ा हुआ हो। ये यहाँ पर प्रत्यय जुड़े हुए होने चाहिए, यानी ऐसी भाववाचक संज्ञा शब्द आपको मिलेंगे जिनके अंत में आ, आओ, पा, पन, ना इत्यादि प्रत्यय जुड़े हुए होते हैं, उनको यहाँ पर पुल्लिंग शब्द कहा जाता है।
अब आपको ऐसे भाववाचक संज्ञा शब्द मिलेंगे जिनके अंत में ये यहाँ पर आ, आओ, पा, पन, ना, ये प्रत्यय लगे हुए होंगे, वे आपके पुल्लिंग होंगे। कैसे होंगे आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए काला। अब देखिए काला में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, आ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, काला में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, आ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। जब इसमें आ प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, तो नियम नंबर 1 के अनुसार जो काला होगा वो हमारा पुल्लिंग शब्द होगा, क्योंकि इसमें आ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखिए चढ़ाओ। चढ़ाओ इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसमें आओ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। और जब इसमें आओ प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, आपका पुल्लिंग हो जाएगा, क्योंकि हमारा नियम नंबर 1 ये भी कहता है कि जिन शब्दों के अंत में आओ प्रत्यय जुड़ जाएगा वे हमारे पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए बुढ़ापा। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, बुढ़ापा में आपका पा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। और हमारे नियम नंबर 1 के अनुसार जिन शब्दों के अंत में पा प्रत्यय जुड़ा हुआ होगा वे भी आपके पुल्लिंग शब्द होंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पर लड़कपन। लड़कपन में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, लड़कपन में पन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अब ये प्रत्यय तो आप समझ रहे होंगे ना क्या होगा, प्रत्यय में होते हैं जो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, प्रत्यय और उपसर्ग इसका एक चैप्टर ही आएगा अलग, मैं उसको जब पढ़ाऊंगा ना आपको तब आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है जो शब्दों के अंत में लगते हैं ना इनको यहाँ पर प्रत्यय बोलते हैं। तो देखिए लड़कपन में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ये पन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। और जब पन प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो ये लड़कपन क्या हो जाएगा, हमारा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, क्योंकि नियम नंबर 1 में ये भी बात आपको कही गई है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखिए खाना। खाना में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ना प्रत्यय जुड़ा हुआ है। और जिन शब्दों के अंत में ना प्रत्यय जुड़ा हुआ होता है वे भी आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं नियम नंबर 1 के अनुसार। ठीक है, ऐसे यहाँ पर तना। तना जो होता है इसमें भी आपका ना प्रत्यय जुड़ा हुआ है और ये भी आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तना। तना क्या होता है, जो पेड़ का हिस्सा होता है ना, जड़ से ऊपर का और शाखा से नीचे का जो बीच में जो होता है वो आपका तना होता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये नियम नंबर 1 आप समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं पुल्लिंग शब्दों की पहचान करने के लिए नियम नंबर 2। पुल्लिंग की पहचान का नियम नंबर 2 में देखिए, जिन शब्दों के अंत में त्रय शब्द लगा होता है, यानी जिन शब्दों के अंत में ये त्रय शब्द लगा हुआ होगा वे यहाँ पर आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पत्र। अब देखिए पत्र में बाद में अंत में क्या लगा हुआ है, त्रय लगा हुआ है। और जब त्रय लगा हुआ है ना तो ये यहाँ पर अपने आप में पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर नेत्र। नेत्र में भी बाद में त्रय लगा हुआ है तो ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। चित्र, क्षेत्र, चरित्र, पात्र, नक्षत्र, मित्र, गोत्र, तो ये जितने भी शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं इनके अंत में ये त्रय शब्द लगा हुआ होता है। और जिसके अंत में त्रय शब्द लगा हुआ होगा वो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द होते हैं नियम नंबर 2 के अनुसार। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर नियम नंबर 3। पुल्लिंग की पहचान के नियम यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नियम नंबर 3, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में त्वय, त्य, व, र्य आदि शब्द लगे हो। ठीक है, यानी आपको ऐसी भाववाचक संज्ञा शब्द मिलेगी जिनके अंत में ये त्वय लगा हुआ होगा, ये अधत्य लगा होगा और ये व भी लगा हुआ हो सकता है, या फिर ये र्य भी लगा हुआ हो सकता है, य के ऊपर ये र होता है। ठीक है, इन चारों में से अगर किसी भी शब्द के अंत में आपको इनमें से कोई सा भी एक लगा हुआ मिल जाए तो वे यहाँ पर पुल्लिंग शब्द हो जाते हैं। कैसे आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए सतीत्व। सतीत्व बाद अंत में इसमें क्या लगा है, अधत्य और वह लगा हुआ है नहीं, तो ये आपका हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। सतीत्व आपका कौन सा शब्द हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर गुरुत्व। गुरुत्व में भी बाद में देखिए अधत्य वह ये लगा हुआ है ना, तो ये भी आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखिए नृत्य। नृत्य में बाद में अधत्य और यह शब्द लगा है। ठीक है, अधत्य और यह यानी ये वाला लगा हुआ है अधत्य और यह, तो ये नृत्य भी आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखिए लाघव। लाघव में बाद में क्या लगा हुआ है, बाद में वह प्रत्यय जुड़ा हुआ है नहीं, ये देखिए अंतिम में वह लिखा हुआ है। तो देखिए जब अंतिम में वह लिखा हुआ होता है तो वहां पर भी आपका पुल्लिंग शब्द हो जाता है। जैसे कि माधुर्य। देखिए अंत में कौन सा जुड़ा हुआ है, ये अधर और ये। ठीक है, यानी कि ऊपर जो रह होता है ना ये वाला और ये के ऊपर होता है,
तो देखिए माधुर्य में भी ये सेम टू सेम ऐसा ही लगा हुआ है, तो इसलिए माधुर्य आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। जैसे कि शौर्य, शौर्य में भी देखिए यही वाला लगा है। और धैर्य, धैर्य में भी ये अधर्य ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। और वैभव, वैभव में अंत में वै है, ठीक है। तो जिन शब्दों के अंत में अदत्य व, अदत्य य, व और रिय ये शब्द लगे हुए होते हैं, वे भी आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं यहाँ पर नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 क्या कहता है, जिन शब्दों के अंत में आर, आए, आस इन तीनों शब्दों में से कोई सा भी लगा हुआ मिल जाए तो वो यहाँ पर आपका पुल्लिंग शब्द हो जाता है, ठीक है। कौन कौन से शब्द, अंत में या तो आर लगा हुआ हो, या आय लगा हुआ हो, या फिर आपका आस लगा हुआ हो, तो वहां पर पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए संसार, अब देखिए इस संसार में अंत में आर की आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, तो आप बोलेंगे जी हाँ इसके अंत में आर लगा हुआ है, तो ये यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा संसार। जैसे कि विकार, इसमें भी अंत में आर आवाज ध्वनि आ रही है ना आर की, तो विकार ये भी आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। विस्तार, विस्तार में भी अंतिम में आर की ध्वनि आ रही है, तो ये भी आपका पुल्लिंग शब्द होगा। जैसे कि समुदाय, समुदाय में अंत में क्या प्रत्यय जुड़ गया, आय प्रत्यय जुड़ गया, आय, ये देखिए ये वाला आय, तो समुदाय में आय प्रत्यय जुड़ गया, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। विकास, विकास में अंत में क्या जुड़ गया है, आस, ये वाला आस, देखिए ये आस, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। जैसे कि हरास, हरास में भी अंत में क्या जुड़ा है, आस जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है अगर शब्दों के अंत में आर, आय या आस इनमें से कोई लग जाए तो वहां पर पुल्लिंग शब्द हो जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पर नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 क्या कहता है, जिन शब्दों के अंत में तय और ख और आओ इन तीनों में से कोई सा भी लग जाए तो वहां पर आपका क्या हो जाता है, पुल्लिंग शब्द हो जाते हैं। कौन कौन से शब्द अंत में लगने चाहिए, या तो आपका तय लगा हुआ होना चाहिए, या ख लगा हुआ होना चाहिए, या फिर आओ होना चाहिए, तो वहां पर भी पुल्लिंग शब्द होते हैं। कैसे, आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए तय वाले एक लाइन में मैंने लिख दिया है, जिन शब्दों के अंत में तय होता है वो देखिए यहाँ पर। जैसे कि गीत, गीत में अंत में क्या है, ये तय है नहीं है, तो जब इसके अंत में तय है तो ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। जैसे कि गणित, गणित में अंत में क्या है, तय शब्द है, तैवण है, तो तैवण है तो यहाँ पर ये भी आपका पुल्लिंग हो जाएगा। स्वागत, स्वागत में भी अंत में तय है। चरित, चरित में भी अंत में तय है। फलित, फलित में भी अंत में तय है। तो जिनके अंत में तय होता है वे यहाँ पर आपके क्या हो जाते हैं, पुल्लिंग शब्द हो जाते हैं। और ये मैक्सिमम केस में होता है, ये जितने भी नियम मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैक्सिमम केस में होता है। कुछ केस ऐसे भी हो जाते हैं जहाँ पर ये आपको ये नियम काम नहीं करेंगे, इसका मतलब वहां पर आपको पहचानना पड़ेगा। लेकिन जो अपवाद होते हैं ना उनको आप बोलकर देखेंगे ना तो आपकी समझ में आ जाएंगे कि यहाँ पर ये पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। अपवाद मैं आपको हालांकि कराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए वे शब्द देखते हैं जिनके अंत में ख लगा हुआ होता है। तो देखिए जैसे कि रुख, नख, मुख, लेख, दुख, सुख, शंख, पाख, सभी के अंत में यहाँ पर ख लगा हुआ है, और जब ख लगा हुआ होता है तो वो यहाँ पर क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं नियम नंबर 5 के अनुसार, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए आब, आब जिसके अंत में लगा हुआ होता है ये आब है, ठीक है। आब जिनके अंत में लगा हुआ होता है वे भी आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे कि गुलाब, गुलाब अंत में कौन सी आवाज आ रही है निकल के, आब, ठीक है। तो गुलाब, हिसाब, कबाब, हिजाब, जुलाब, ठीक है। तो ये इन सभी के अंत में क्या लगा हुआ है, आब लगा हुआ है, तो इसलिए ये भी आपके पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे, ठीक है। कबाब, कबाब क्या होता है, कुछ को किसी किसी को मालूम है कबाब क्या होता है, जिसको मालूम हो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कबाब क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो आब वाला शब्द है ना जिसके अंत में आब होता है, इसके कुछ अपवाद भी होते हैं, यानी कुछ ऐसे शब्द आपको मिलेंगे जिसके अंत में आब होगा लेकिन वे पुल्लिंग नहीं होंगे, वे स्त्रीलिंग होंगे, ठीक है। ये अपवाद भी आपको ध्यान रखने हैं। हालांकि आप इन अपवाद को पढ़ोगे ना तो आप अच्छे से खुद ही समझ जाओगे। जैसे कि यहाँ पर लिखे हुए मैंने अपवाद, जैसे कि शराब, किताब और मेहराब। अब देखिए शराब पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, आप बोलकर देखिए, मेरी शराब, या ऐसा कहेंगे कि मेरा शराब दीजिए, मेरा शराब नहीं, मेरी शराब दीजिए, ठीक है। तो आई यहाँ पर स्त्रीलिंग का भाव निकल कर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो
तो आप कहेंगे कि जी हाँ, यहाँ तो स्त्रीलिंग का भाव निकल कर आ रहा है, तो आप इनको खुद ही पहचान लोगे। शराब, अंत में आब आ रहा है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, जिनके अंत में आब आएगा वे आपके पुल्लिंग हो गए। लेकिन शराब में भी आब आ रहा है, तो क्या शराब पुल्लिंग होगा? जी नहीं, शराब पुल्लिंग नहीं होगा, शराब स्त्रीलिंग शब्द होगा। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए किताब, किताब, किताब के अंत में भी क्या है आपका, आब जुड़ा हुआ है, और जिनके अंत में आब जुड़ा हुआ है तभी मैंने आपको पुल्लिंग बताई है। लेकिन किताब जो है वो आपका स्त्रीलिंग शब्द होगा, क्योंकि किताब इस नियम के अकॉर्डिंग इसके अपवाद में आ जाता है। और आप बोलकर भी देखेंगे ना मेरी किताब, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये किताब जो है स्त्रीलिंग शब्द है। अब आप ऐसे थोड़े बोलेंगे मेरा किताब दीजिए, आप बोलेंगे कि मेरी किताब दीजिए। ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इनको समझ सकते हैं। जो भी नियम दिए गए हैं उनमें कुछ ना कुछ यहाँ पर अपवाद आपको मिलेंगे, लेकिन वे अपवाद बहुत ही आसान होंगे, उनको आप बहुत अच्छे से खुद ही समझ जाएंगे। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पांचों नियम आप समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं यहाँ पर पुल्लिंग की पहचान का नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 में यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, पर्वतों, दिनों और कुछ ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। यानी जितने भी पर्वतों के नाम होते हैं या फिर जितने भी दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सभी सातों के सातों दिन आपके पुल्लिंग होते हैं। और यहाँ पर जितने भी ग्रह होते हैं, जैसे कि बुध ग्रह, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, ये सभी आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है। तो देखिए पर्वतों के नाम, दिनों के नाम और कुछ ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। अब ये यहाँ पर देखिए कुछ ग्रहों के नाम क्यों लिखा गया है, क्योंकि कुछ ग्रह ऐसे भी होते हैं जो स्त्रीलिंग में काउंट किए जाते हैं। ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर कुछ पर्वतों के नाम देखें, जैसे कि हिमालय पर्वत, ये अपने आप में पुल्लिंग शब्द है। रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। ठीक है। ये यहाँ पर जितने भी पर्वतों के नाम होते हैं वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। ऐसे यहाँ पर जितने भी दिन होते हैं, जैसे कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सभी के सभी दिन आपके क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। ऐसे यहाँ पर जितने भी आपके ग्रह होते हैं, जैसे कि बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, ये सभी आपके क्या होते हैं, ये सभी आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। लेकिन एक ग्रह है हमारा पृथ्वी, पृथ्वी जो होता है वो क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द होता है। उसको हमने यहाँ पर अपवाद की कैटेगरी में रख दिया है, यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, पृथ्वी जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर आपको कहा था कि जितने भी ग्रह होते हैं वे सभी आपके पुल्लिंग होते हैं, ये बात यहाँ पर हमने आपको कह दी थी। लेकिन यहाँ पर हमने इसको नोट करके आपको लिखवाया है कि पृथ्वी भी अपने आप में एक ग्रह है, लेकिन ये पुल्लिंग नहीं होगा, ये स्त्रीलिंग होगा। ठीक है। यानी कुछ अपवाद भी हो जाते हैं, उनको भी आपको अलग से ध्यान रखना है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नियम नंबर 7 क्या कहता है, पेड़ों के नाम, जितने भी पेड़ों के नाम होते हैं ना, ये पेड़, उनमें भी आपके क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आम, आम का पेड़ देखिए, आम, बरगद, शीशम, सागौन, कटहल, पीपल, महुआ, नीम, जामुन, कचनार, ये सभी जितने भी पेड़ों के नाम होते हैं ये भी आपके प्राय पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है। लेकिन इनमें भी यहाँ पर कुछ अपवाद की कैटेगरी में आते हैं, यानी कुछ पेड़ आपको ऐसे भी मिलेंगे जो पुल्लिंग नहीं होंगे, स्त्रीलिंग होंगे, तो उनको हम अपवाद की कैटेगरी में रखते हैं और उनको अलग से भी याद रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए लीची, लीची का पेड़ होता होगा ना, वो भी यहाँ पर आपका क्या होगा, स्त्रीलिंग शब्द होगा। इमली, ये स्त्रीलिंग होगा। नाशपाती, ये भी स्त्रीलिंग होगा। खिरनी, नारंगी, ये जितने भी यहाँ पर आपको अपवाद वाले सेक्शन में मैंने यहाँ पर पेड़ लिखवाए हैं, ये सभी आपके स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक है। इनको हम अपवाद की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर पेड़ होते हैं और पेड़ों को हमने क्या कहा है, पुल्लिंग। लेकिन कुछ अपवाद हो गए तो अपवाद हमने यहाँ पर अलग से आपको बता दिए है। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर नियम नंबर 8। नियम नंबर 8 में क्या कहते हैं कि जितने भी अनाजों के नाम होते हैं वे सभी यहाँ पर पुल्लिंग शब्द होते हैं। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि गेहूं, गेहूं एक अनाज है। बाजरा, बाजरा भी अनाज है ना, तो गेहूं, बाजरा, चना, चावल और मटर, जौ, उड़द, तिल, मक्का, ये सभी आपका क्या है, पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे कि मंडुआ, मंडुआ भी आपका पुल्लिंग शब्द होता है। अब ये मंडुआ क्या होता है, हो सकता है आपसे बहुत से लोगों को यहाँ पर पता भी ना हो। तो बचपन में जब हम छोटे छोटे थे ना, तो हमारे माता पिता इसको लगाते थे मंडुए को। ये बेसिकली उसी समय पर बोया जाता है जब आपका धान बोया जाता है, यानी चावल की खेती जब कटती है ना, उसी समय पर ये कटता है। और इसमें से लाल लाल से सरसों के दाने के तरह के यहाँ पर इसमें से दाने निकलते हैं।
और उसको पिसवा कर जब इसकी रोटी खाई जाती है ना बनाकर, तो काफी स्वादिष्ट लगती है। लाल रोटी इसकी बनकर आती है। अगर किसी ने खाया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मंडुआ क्या होता है और किसने खाया है, ठीक है। तो मंडुए की रोटी हमने यहाँ खाई है, इसलिए मुझको इसके बारे में अच्छे से पता है। तो मंडुआ भी आपका एक अनाज है। तो जितने भी अनाज होते हैं वे सभी पुल्लिंग शब्द होते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए अरहर, अरहर भी एक अनाज है लेकिन ये पुल्लिंग नहीं होगा, ये स्त्रीलिंग शब्द होगा, ठीक है। जवार, जवार भी एक अनाज की कैटेगरी में आता है लेकिन ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। मक्की, मक्की भी पुल अनाज है लेकिन ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। मूंग, मूंग भी अनाज में आता है तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। सरसों, सरसों भी अनाज है तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ है, यहाँ पर हमने नियम नंबर 8 में तो आपको बता दी कि जितने भी अनाज होते हैं वे पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इनमें कुछ आपके अपवाद की कैटेगरी में आ जाते हैं। कुछ अनाज के पेड़ ऐसे भी होते हैं, अनाज के पौधे जो आपके स्त्रीलिंग में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। इनको आपको अलग से ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब देखिए नियम नंबर 9 देखिए, रत्नों के नाम। जितने भी रत्न होते हैं ना, आभूषण लोग बड़े बड़े रत्न पहनते हैं, वे भी यहाँ पर आपके क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हीरा, हीरा देखा होगा आपने, हीरा भी आपका क्या है, पुल्लिंग शब्द है। जैसे कि पन्ना, मूंगा, माणिक, मोती, पुखराज, कोहिनूर, ये सभी आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका भी एक अपवाद लिख लीजिए यहाँ पर, ये मणि, मणि जो होती है वो आपकी स्त्रीलिंग शब्द होती है, ठीक है। आपको नाम से भी स्पष्ट हो रहा होगा कि मणि तो स्त्रीलिंग है। मणि भाई वो मान लीजिए जो सांप वाली मणि होती है, फिल्मों में दिखाते हैं, तो वो मणि जो है आपकी क्या होती है, स्त्रीलिंग शब्द होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये नियम आप समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं यहाँ पर पुल्लिंग की पहचान करने का नियम नंबर 10। तो देखिए नियम 10 क्या कहता है, धातुओं और द्रव्य पदार्थों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। यानी आपकी जितनी भी धातुएं होती है या फिर द्रव्य होते हैं, उनके जितने भी नाम होते हैं वो ज्यादातर आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। सभी नहीं होंगे, ज्यादातर होंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए सोना, सोना एक धातु है तो सोना अपने आप में एक पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। जैसे कि तांबा, तांबा भी एक धातु है तो ये भी आपका पुल्लिंग शब्द होगा। लोहा, पीतल, ये सभी आपकी क्या है, धातु है। तो जितने भी धातु पदार्थ है वे सभी आपके पुल्लिंग शब्द होंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए अब घी, तेल, दूध, दही। तो देखिए घी, तेल, दूध, दही ये क्या है आपके, ये द्रव्य पदार्थ है। तो जितने भी आपके द्रव्य पदार्थ होते हैं वे सभी आपके क्या होंगे, पुल्लिंग शब्द होंगे, ठीक है। तो देखिए घी, तेल, दूध, दही ये आपके पुल्लिंग हो गए। कोयला, तेजाब, इत्र और सिरका, ठीक है। तेजाब, इत्र, इत्र किसको बोलते हैं, सेंट, जो सेंट छिड़कते हैं ना वो। तो तेजाब, इत्र और सिरका ये भी आपके क्या होंगे, पुल्लिंग शब्द होंगे, ठीक है। लेकिन इन्हीं में यहाँ पर कुछ अपवाद भी होते हैं, यानी सभी धातुएं और सभी द्रव्य पदार्थ आपके पुल्लिंग नहीं होंगे, कुछ इनमें अपवाद भी है जो आपके स्त्रीलिंग होंगे, ठीक है। आइए उन अपवादों को देखते हैं। जैसे कि आपका चांदी, चांदी एक धातु है लेकिन ये पुल्लिंग नहीं होगी, ये स्त्रीलिंग होती है, ठीक है। तो चांदी आपका क्या होगा, स्त्रीलिंग। चाय, चाय आपका स्त्रीलिंग होगा। स्याही, स्याही आपका स्त्रीलिंग होगा। शराब, शराब भी आपका स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। छाछ, छाछ आपका स्त्रीलिंग होगा। छाछ क्या होती है, मट्ठा जिसको बोलते हैं, लस्सी जिसको बोलते हैं उसको छाछ बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए छाछ आपकी क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन आपकी दही जो है वो आपका पुल्लिंग होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, बार बार आपसे एग्जामों में पूछा जाता है दही, ठीक है। मिट्टी आपकी क्या होगी, स्त्रीलिंग होगी। तो इस तरह के शब्द जो यहाँ पर स्त्रीलिंग होते हैं वो हमने यहाँ पर अलग से अपवाद की कैटेगरी में लिख दिए है, ठीक है। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं नियम नंबर 11। नियम नंबर 11 क्या कहता है, शरीर के अंगों के नाम। यानी शरीर के अंगों के जितने भी नाम होते हैं ना, वे सभी आपके क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। लेकिन इसमें भी सभी नहीं होते, कुछ अपवाद भी होते हैं, उनको हम यहाँ पर अलग से देखेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि शरीर के अंगों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि आपका हाथ, हाथ क्या होता है, पुल्लिंग शब्द। पैर क्या होता है, पुल्लिंग शब्द, ठीक है। दांत क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं, ठीक है। मुंह क्या होता है, पुल्लिंग। मस्तक क्या होता है, मस्तक मतलब माथा, ये क्या होता है, पुल्लिंग। गला क्या होता है, पुल्लिंग। रोम क्या होती है, पुल्लिंग। और भाई नाखून क्या होता है, पुल्लिंग। नेत्र क्या होता है, पुल्लिंग, ठीक है। अब नेत्र देखे मैंने सबसे शुरू में आपको एक नियम बताया था, जिन शब्दों के अंत में त्रय आता है वे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। तो नेत्र आपका पुल्लिंग, तन आपका ये क्या होगा, पुल्लिंग, कान ये होगा आपका पुल्लिंग। तो शरीर के अंगों के जितने भी नाम होते हैं वे पुल्लिंग होते हैं।
आइए इसके अपवादों को भी देखते हैं। यहाँ पर अपवाद की कैटेगरी में कौन कौन आएंगे, जैसे कि आंख। आंख जो होता है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है। देखिए, मेरी आंख में कुछ गिर गया, बोला नहीं हमने मेरी, ऐसे तो नहीं बोला कि मेरा आंख में कुछ गिर गया, हमने बोला है मेरी आंख में कुछ गिर गया। मैंने आपको शुरुआत में ही स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की पहचानने के लिए 3 तरीके आपको बताए थे कि आप विशेषण से पहचान सकते हैं, क्रिया से पहचान सकते हैं और सर्वनाम शब्दों से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो हम देखिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके पहचानेंगे। आंख, मेरी आंख, तो मेरी क्या है, एक सर्वनाम शब्द है। तो हमने यहाँ पर आंख से पहले क्या लगाया, मेरी, तो मेरी आंख या फिर मेरा आंख। तो इस तरीके से देखिए आप, मेरी नाक या फिर मेरा नाक, मेरी जीभ या फिर मेरा जीभ, तो आप कहेंगे मेरी जीभ, तो ये होगा स्त्रीलिंग। मेरी खाल या मेरा खाल, ठीक है। मेरी जांग या आप या मेरा जांग, ठीक है, तो मेरी जांग। मेरी नस, मेरी इंद्रिया, मेरी हड्डी, मेरी कलई। तो यहाँ पर देखिए मेरा मेरी से आप इनकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके स्त्रीलिंग शब्द हो गए। यहाँ पर बाकी सभी आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं, हाथ पैर दांत मुंह मस्तक गला रोम नाखून नेत्र तन। ठीक है, ये सभी आपके पुल्लिंग हो गए और ये स्त्रीलिंग वाले हमने यहाँ पर अपवाद की कैटेगरी में आपको लिखवाई दी। ठीक है, उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं नियम नंबर 12। नियम नंबर 12 क्या कहता है, हिंदी वर्णमाला के सभी वर्ण पुल्लिंग होते हैं। यानी हमारी जो हिंदी वर्णमाला है ना, उसमें जितने भी वर्ण होते हैं वे सभी आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है, पुल्लिंग वर्ण होंगे वे सभी। जैसे कि हिंदी वर्णमाला में आपको पता ही हो, ए अ छोटा ऊ क ख ग, ये सभी वर्ण आपके क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। लेकिन इसमें भी यहाँ पर कुछ अपवाद है, जैसे कि यहाँ पर ये छोटी ई और बड़ी ई और ये री, ये 3 वर्ण जो है ये आपके स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को आपको ध्यान रखना है, छोटी ई बड़ी ई और री, ये आपके स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी सभी हिंदी वर्णमाला के वर्ण जो है वो पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे और आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। आइए अब देखते हैं यहाँ पर नियम नंबर 13। नियम नंबर 13 क्या कहता है, जल स्थल और भूमंडलों के नाम पुल्लिंग होते हैं। यानी जल में जो होंगे या फिर जो स्थल पर होंगे या फिर भूमंडल, इनके जो नाम होते हैं ना, हमें सभी आपके पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए समुद्र, समुद्र क्या है, एक जल संसाधन ही तो है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। देश क्या है, एक स्थल ही तो है भाई, किसी स्थल पर ही तो देश बसते हैं, तो देश आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। नगर ये भी स्थल है तो पुल्लिंग। द्वीप, द्वीप क्या है, ये भी एक स्थल है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। जैसे कि आकाश पाताल, और आकाश पाताल क्या है, ये आपके भूमंडलों में आते हैं, तो आकाश पाताल आपके पुल्लिंग हो जाएंगे। सरोवर ये एक जल संसाधन है, तो ये भी आपका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो इसके भी यहाँ पर कुछ अपवाद होते हैं, जैसे कि पृथ्वी, पृथ्वी आपका स्त्रीलिंग। नदी, नदी आपका स्त्रीलिंग होगा। झील, झील भी स्त्रीलिंग होगा। और घाटी, घाटी भी स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, तो ये नियम नंबर 13 था। उम्मीद करता हूँ ये नियम नंबर 13 भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने यहाँ पर क्या जाना, लिंग की परिभाषा जानी, लिंग के 2 भेद मैंने आपको बताए, और लिंग की पहचान करने के भी मैंने आपको 3 तरीके बताए, और पुल्लिंग की पहचान करने के यहाँ पर मैंने आपको 13 नियम यहाँ पर बता दिए हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो में हम यहाँ पर स्त्रीलिंग के नियमों के बारे में जानेंगे और उनको बहुत अच्छे से याद करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।